हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सजादवानी। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज। तो we'll focus on the financial year 2021-2022, that is the year starting from 1st April 2021 and ending on 31st March 2022. तो इस साल के जो टैक्स रजीम हैं they are the same as the previous year's tax regimes. We have the optional tax regime, that is the new tax regime or the concessional tax regime, and we have the old or existing tax regime. तो जो ये वीडियो है आई विल फोकस ऑन माई बुकलेट अबाउट इनकम टैक्स डिडक्शन। तो इस बुकलेट में मैं बात करता हूँ अबाउट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एंड वी आर फोकसिंग हियर ऑन ओनली द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या यूटी गवर्नमेंट में काम करते हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में के अंडर काम कर रहे हैं। हम फोकस करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एट द नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। मैं किसी और रेट की बात नहीं करूंगा, मैं बस नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स की बात करूंगा फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो 60 ईयर्स ऑफ एज तक का एम्प्लॉई होगा, ठीक है, नॉट बियॉन्ड 60 ईयर्स, दैट इज़ नॉट आफ्टर रिटायरमेंट। एंड आई विल फोकस ऑन ओनली द एम्प्लॉयज़ हुज एनुअल इनकम इज़ लेस दैन 50 लाख रुपीज़। तो इससे क्या होगा, जो हमारे मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं दे विल बी कवर्ड बाय दिस वीडियो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकम मोर देन 50 लाख रुपीज़ बिकॉज फॉर दैट वी विल हैव टू डिस्कस वेरियस अदर प्रोविजंस। अगर आपको उन प्रोविजंस के रिलेटेड कोई क्वायरी हो, यू कैन रेफर टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड द फाइनेंस एक्ट्स एंड द रिसेंट सर्कुलर्स, राइट। सो ये जो वीडियो है इट विल बी अ good guide for the employees as well as drawing and disbursing officers to calculate their इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरीज। तो इन केस ऑफ एनी डाउट आप रेफर कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, द फाइनेंस एक्ट्स 2019 एंड 20, सर्कुलर्स फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सर्कुलर 4 ऑफ 2020 एंड सर्कुलर 20 ऑफ 2020। दे आर वेरी यूजफुल सर्कुलर्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द contents of this video. We'll focus on the role of drawing and disbursing officer in income tax calculation and payment. उसके बाद हम बात करेंगे about the concessional tax regime under section 115 BAC. उसके बाद हम बात करेंगे tax rates under the existing tax regime and the concessional tax regime. उसके बाद हम बात करेंगे about the deduction of income tax at source from salary, ठीक है, सैलरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जम्पशंस वो इनकम्स होती हैं जो हम सैलरी के हेड के अंडर इंक्लूड नहीं करते, विच आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे डिडक्शंस वो इनकम्स होते हैं विच आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द हेड सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द डिडक्शंस इन चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो आपकी मेजर डिडक्शंस हैं दे आर कवर्ड अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स टू बी डिडक्टेड, ठीक है। हम स्टेप वाइज जाएंगे। So the first thing is the role of drawing and disbursing officer. इनकम टैक्स कैलकुलेशन में ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। जो एक एम्प्लॉय है उसकी जो एस्टिमेटेड इनकम है, द डिफरेंट इनकम्स दैट द एम्प्लॉय शोज एंड सबमिट्स द स्टेटमेंट टू द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर वो इन पे डिडक्ट करता है क्या, इनकम टैक्स। तो इस हिसाब से ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स दे हैव बीन ऑथराइज्ड, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको अलाउ कर सकते हैं कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशन या कोई भी अलाउंस एटसेट्रा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग द इनकम, ठीक है। तो आपकी इनकम को कंप्यूट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए और उस पर फिर इनकम टैक्स डिडक्ट करने के लिए आपको एक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कोई भी डिडक्शन या अलाउंस या एग्जम्पशन अलाउ कर सकता है। लेकिन टू अवेल दैट एग्जम्पशन और डिडक्शन, डीडीओ हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी as he pays your taxes to the government, he is responsible and he is authorized to obtain any evidence या कोई proof या कोई particulars of the claim. मान लीजिए आप अपने डीडीओ के सामने एक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, यू सबमिट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग योर रेंट दैट यू आर पेइंग रेंट, द डीडीओ इज ऑथराइज्ड टू सीक एविडेंस। वो आपसे एविडेंस या प्रूफ मांग सकते हैं ऑफ द रेंट यू आर पेइंग टू क्लेम द एग्जम्पशन अंडर द HRA। खासकर अगर आपकी रेंट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, अगर आप 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो इस हिसाब से डीडीओ आपसे एविडेंस मांग सकते हैं। द लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस आपसे वॉचर्स या बिल्स वगैरह, डीडीओ कैन सीक दीज थिंग्स। या कोई भी डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ही इज ऑथराइज्ड टू सीक any proof or evidence like the prescriptions, like the bills, like the vouchers, right, like the details of the landlord, his PAN number, and in other provisions the DDO may seek even the certificates from the lenders, etc.
और यहाँ पे DDO हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू सीक योर पैन नंबर, आपको अपना पैन नंबर ज़रूरी फर्निश करना है टू द DDO, पैन और आधार नंबर। पैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हैं तो जो आपका DDO है ही इज़ ऑथराइज्ड टू डिडक्ट TDS एट अ हायर रेट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका पैन फर्निश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो जो आपकी इनकम है इट विल बी टैक्स्ड एट अ हायर रेट। सो पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सैलरी। जो हम सैलरी पे इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं, हम ये अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्ट करते हैं। तो इस बार हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 जिसका आप टैक्स पे करते हैं और उसके बाद आप 2022-2023 में इसका ITR सबमिट करेंगे, ठीक है। व्हेन यू आर फाइलिंग योर ITR दैट ईयर इज़ द असेसमेंट ईयर। तो आपका जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का है, तो इस इनकम पे आप टैक्स डिडक्ट करेंगे और ये टैक्स आपका DDO पे करेगा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। लेकिन जो आपका टैक्स है इसकी असेसमेंट होगी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे और उस फाइनेंशियल ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 आवर असेसमेंट ईयर विल बी 2022-2023। सो फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द सैलरीज। तो इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सैलरी हम किसे कहेंगे। सो वट एवर योर सैलरी इज़ व्हेन इट इज़ पेड टू यू और even if it is not paid to you for the whole year your salary be included under the head salaries। क्या मतलब है, जो आपकी कोई भी सैलरी ड्यू हो फ्रॉम अप्रैल लास्ट ईयर टू मार्च दिस ईयर, राइट, जो भी आपकी सैलरी ड्यू हो, चाहे वो आपको पे की गई हो या नहीं की गई हो, इस सैलरी पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। वट एवर सैलरी इज़ ड्यू टू यू वेदर इट हैज़ बीन पेड टू यू और नॉट, इस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो द इनकम विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ये आपको याद रखना है। कोई भी सैलरी जो आपको पे की गई हो वेदर इट वॉज ड्यू और नॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ एडवांस सैलरी इन द गवर्नमेंट, मान लीजिए आपको एक 2 मंथ्स की सैलरी एडवांस में मिल रही है, ठीक है, एंड इट वॉज नॉट ड्यू टू यू, स्टिल जो भी आपको मिल रहा है इस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद एनी एरियर्स, जो भी आपको एरियर्स मिलते हैं पिछले सालों के, चाहे 1, 2, 3 साल या 10 साल के एरियर्स मिलते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग द एरियर्स और इन पे आपने प्रीवियस ईयर्स में टैक्स नहीं दिया था, तो इस साल में ये एरियर्स इंक्लूड हो जाएंगे अंडर द हेड सैलरीज और इन पे इनकम टैक्स बनेगा। सो इन शॉर्ट आप ये याद रखेंगे दैट सैलरी विच any income which is chargeable to income tax under the head salary includes any salary which is due to you whether it has been paid to you or not, any salary which was drawn by you whether it was due to you or not, or any arrears of salary paid to you if the same has not been included in the previous years for the calculation of income tax, ठीक है। उसके बाद यू आर अलाउड सम एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस क्या होते हैं, एग्जम्पशंस आर द इनकम्स विच आर नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। दिस इज द स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप ये था कि आप सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेट सपोज आपने 12 महीनों की सैलरी ले ली है या 10 ही महीनों की सैलरी ली है, बट यू हैव टू इंक्लूड ऑल दोज मंथ्स विच आर ड्यू टू यू, ठीक है। सो आप पूरे साल की सैलरी को इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो भी आपको एरियर्स मिले हैं आप उनको भी इंक्लूड करेंगे इन सैलरी, तो ये आपका टोटल इनकम बन गया सैलरी इनकम। उसके बाद you will be allowed some exemptions। Exemptions are those incomes which are not to be included under the head salary, means आप ये चीज़ें सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। आपका जो लीव ट्रैवल कंसेशन है इट इज़ एन एग्जेम्पशन, इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी, हाउ एवर द DDO विल सीक एविडेंस ऑफ दिस LTC। द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी अप टू 20 लाख रुपीज़ इट इज़ एन एग्जेम्पशन, ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इट इज़ एन एग्जेम्पशन। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इट इज़ एन एग्जेम्पशन, ठीक है, बट they pertain to the pensioners usually, ठीक है। but leave travel concession it pertains to the employees and it is this type of deduction can be exemption can be sought, it is an exemption, that means it is not to be included under the head salary। इसके बाद हमारा बहुत ही important section आता है which deals with the partial withdrawal। जो भी NPS employees है after certain number of years in service they have been authorized to withdraw सम अमाउंट, जिसको हम पार्शल विड्रॉल कहते हैं। एक NPS सब्सक्राइबर
अप टू 25% ऑफ हिज ओन कंट्रीब्यूशन एक बार में विड्रॉ कर सकता है, विच इज़ नोन एज द पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम। और जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं ये एक एग्जम्पशन है, इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी आप जनरल प्रोविडेंट फंड या सीपी फंड से कोई भी अमाउंट एडवांस निकालते हैं या किसी भी अमाउंट का विड्रॉल करते हैं तो वो भी एक एग्जम्पशन है, दैट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी। अगर आप जीपी फंड का कोई एडवांस निकाल रहे हैं या जीपी फंड विड्रॉल निकाल रहे हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ जीपी फंड एक्ट या जीपी फंड रूल्स, तो दैट इनकम दैट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द हेड सैलरी, दैट इज़ एन एग्जम्पशन। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन इट डील्स विद एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। ठीक है, ये जो सेक्शन है इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, बट वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ओनली। आपको जो गवर्नमेंट एक अलाउंस देता है विच इज़ ग्रांटेड टू यू टू मीट द कॉस्ट ऑफ अ ट्रैवल, टू मीट द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफ़र। जो भी आप अपने गवर्नमेंट जॉब के दौरान आप जो भी ट्रैवल करते हैं इन रिगार्ड टू योर ड्यूटीज़, दैट travel is covered by the TA rules which is known as the travel allowances or travel expenses। ठीक है, सो जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं दे आर एन एग्जम्पशन। जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज़ वेदर इट इज़ ऑन टूर और ऑन ट्रांसफ़र, तो आपकी एक क्लेम बनती है जिसको हम टी क्लेम कहते हैं या TA क्लेम कहते हैं। तो इस TA क्लेम में एक तो आपके एक्चुअल्स पे होते हैं जो आपने एक्चुअल खर्चा किया है ड्यूरिंग योर ट्रैवल। ठीक है, वेदर यू आर बोर्डिंग बस और अ ट्रेन और एन एयरप्लेन। उसके अलावा आपका बोर्डिंग लॉजिंग वो भी कवर होता है और उसके अलावा आपको एक डेली अलाउंस भी उसी बिल में मिलता है। सो ऑल दोज allowances, that is TA and DA, the travel expenses and the daily allowances, they are an exemption, they are not to be included under the head salary। इसके अलावा आपको पता होगा we have the children education allowance, we have the hostel subsidy। ठीक है, children education allowance and hostel subsidy they are to be included under the head salary, they are a part of salary। I have received a query regarding the children education allowance and tuition fee। मैं यहाँ पे ही clear कर दूँ that children education allowance it is a part of your salary and a part of children education allowance is an exemption। However, the tuition fee can be claimed under section 80C as a deduction। फिलहाल हम बात करेंगे children education allowance और hostel subsidy की। जो children education allowance है it is a part of your salary, it is to be included in the salary, however it is partly exempt। इसका मतलब क्या है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओल्ड रिजीम की, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिजीम की। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है, जो भी आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले रहे हैं फॉर योर चिल्ड्रन, तो उसमें आपको याद रखना है दैट ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ इज़ एन एग्जम्पशन। लेट अस सपोज यू आर रिसीविंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹1000 फॉर लेट अस सपोज यू हैव वन चाइल्ड, तो यू आर रिसीविंग ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक, आपको याद रखना है यू विल बी गिवन एन एग्जम्पशन ऑफ ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ अंडर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दैट मीन्स आपको ₹900 इंक्लूड करने हैं अंडर द हेड सैलरी एंड यू विल बी गिवन एन एग्जम्पशन ऑफ ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दैट मीन्स चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी but not the whole of the children education allowance। You will be allowed an exemption of ₹100 per child per month, the rest of the amount is to be included under the head salary। Similar is the case with the hostel subsidy। In case of hostel subsidy you have been given an exemption of ₹300 per child per month। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी हॉस्टल सब्सिडी है ₹1000 पर चाइल्ड पर मंथ, तो 1000 में से 300 आपका एग्जम्पशन रहेगा, तो 700 यू हैव टू इंक्लूड अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ दैट द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी दे आर द पार्ट ऑफ योर सैलरी विद अ लिमिटेड एग्जम्पशन। ठीक है, ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ₹300 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर हॉस्टल सब्सिडी। इसके बाद जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैं दे आर to be included under the head salary, means transportation allowance is a part of your salary except the transportation allowance given
to a blind or an orthopedically handicapped person with disabilities of lower extremities, that transport allowance is an exemption to the limit of 3200 rupees per month. ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, इट इज़ टू बी इंक्लूडेड in salary. It is a part of salary. Let us suppose you are getting a transportation allowance of 4000 rupees, it will be included under the head salary. However, if the employee is an employee with disabilities, उसके केस में हम एक exemption देते हैं 3200 rupees per month की. That means if he is receiving transport allowance of 4000 rupees, he will be given an exemption of 3200 rupees per month. That means he has to include only rupees 800 under the head salary. The rest of the amount is an exemption. I hope you got the point. ठीक है. For other government employees, the transportation allowance is a part of your salary. It is not an exemption. ठीक है. इसके अलावा जो भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई को पे करता है, विच इज़ नोन एज द मेडिकल रिइम्बर्समेंट, टू रिइम्बर्स हिम ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेम्बर. तो जो मेडिकल रिइम्बर्समेंट में आपको पैसा मिलता है, दैट इज़ एन एग्जम्पशन दैट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी. ठीक है. इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन दैट इज़ द एग्जम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस. आप याद रखेंगे द एग्जम्पशन ऑफ HRA, it is only an exemption, it is not a deduction. ठीक है. Exemption means it is not to be included under the head salary, but the HRA is partly exempt. Partly exempt means not whole of the HRA which is given by the government to you, it is an exemption. जो आपको HRA मिल रहा है वो पूरा exemption नहीं है. HRA is exempted with some limitations. ठीक है. पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपको HRA मिलता है, HRA granted to an employee who is residing in a house or flat owned by him is not exempt from income tax. ये आप याद रखेंगे. एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपने घर में रह रहा है, in the house which he himself is owning, ऐसा HRA exempt नहीं है. ये आप याद रखेंगे. कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय who is residing in his own house, his HRA is not exempt. ठीक है. So आपका रेंट पे करना, that is a prerequisite. That means you must reside at some place and you must pay rent in order to claim this exemption. ठीक है. So if you are occupying a building, residential accommodation, and you are paying rent for it, only then your HRA will be exempt by using this formula. ठीक है. So HRA is exempt to the extent of the least of the three. हमें क्या देखना है? We have to see the least of the three amounts. जो इनमें से least होगा उस पे आपका HRA exempt हो जाएगा. First, the actual amount of HRA received in respect of relevant period, that is the period during which the accommodation was occupied. ठीक है. आप इस फाइनेंशियल ईयर में कहीं रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रह रहे हैं एंड यू आर रिसीविंग HRA फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे कि HRA अमाउंट क्या है. ठीक है. सेकंड, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 1/10 ऑफ द सैलरी ड्यू फॉर द पीरियड. ठीक है. दूसरा पॉइंट ये है कि आप कितना रेंट पे कर रहे हो ओवर 1/10 ऑफ द सैलरी. जो आपकी सैलरी है उसका आप 1/10 देखेंगे और फिर देखेंगे आप कितनी रेंट पे कर रहे हैं. एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द 10% ऑफ योर सैलरी फ्रॉम योर रेंट, जो आपको अमाउंट आएगा, यू हैव टू सी दैट. एंड द थर्ड पॉइंट इज 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी. आप देखेंगे व्हाट इज द 50% ऑफ योर सैलरी इफ यू आर रिजाइडिंग इन एन अकोमोडेशन इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, और 40% ऑफ द सैलरी if you are having an accommodation in a place which is situated in some other place. For example, if you are residing at any place in Jammu and Kashmir, then this 40% formula will apply. I'll make it clear here. Let us suppose you are receiving an HRA from your employer, that is government, for the year at the rate of, so this is 2 lakh rupees you have received HRA from government for the whole year, right? Second point is you are paying a rent of rupees 2 lakh for the period, right? And your salary here means basic pay plus DA. Your salary is 12 lakh rupees for the year, so you will first calculate 10% of the salary, that is 1,20,000. Right? So first point is you have to see your HRA. The second point is you have to see the rent paid over 1/10 of salary. Rent paid is 2 lakh rupees,
1/10 of salary is 1,20,000 rupees. So the rent paid over 1/10 of the salary, yeah, rent paid over 10% of salary is 2 lakh minus 1,20,000, it is 80,000. This is point number 2. And the third point is here we have to see the 40% of the salary. So we have to calculate 40% of salary of 12 lakh rupees. This 12 lakh rupees. So 40% of 12 lakh rupees is 4,80,000 rupees, right? So which figure is the least of the three? Is it HRA? HRA is 2 lakh rupees. Is it rent paid over 1/10 of the salary? Rent paid is 2 lakh rupees. 1/10 of salary is 1,20,000 rupees. So rent paid over 1/10 of salary is 80,000 rupees. Or is it 40% of the salary? 40% of salary is 4,80,000 rupees. So the least of the three is this 80,000 rupees. So you will take this as an exemption, right? So this much of amount will be an exemption from the salary. Rest you have to keep as the part of your salary. So कहने का मतलब ये है कि आपका जो HRA है, आपको HRA is a part of your salary but it is partially exempted and it will be exempted मीन्स आप HRA अपनी सैलरी में इंक्लूड करेंगे पहले, उसके बाद एग्जम्पशन लिमिट क्या है? इसका एग्जम्पशन लिमिट है लीस्ट ऑफ द थ्री. Least of the three means least of HRA, least of the rent paid or 1/10 of the salary or 40% of the salary. And salary here means basic pay plus DA. ठीक है. और मैंने ये कहा कि HRA जो एग्जम्पशन है आप उसी को देंगे who is residing at a residential accommodation where he is paying rent. A government employee who resides in his own house उसको हम HRA का एग्जम्पशन नहीं देंगे. ठीक है. इसके बाद जो DDO की रेस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिगार्ड टू HRA वो क्या है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर टू ऑब्टेन द डिटेल्स और एविडेंस ऑफ रेंट. वो आपसे डिटेल्स या एविडेंस ऑफ रेंट मांग सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो आपसे डिटेल्स ऑफ लैंडलॉर्ड मांग सकते हैं, नेम, एड्रेस एंड पैन और आधार नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड. ठीक है. हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी एग्रीगेट रेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको फर्निश करनी पड़ेंगी इन अ फॉर्म विच इज़ नोन एज फॉर्म 12BB. ठीक है. जो मैंने सर्कुलर्स की बात की उनमें आपको ये फॉर्म 12BB मिल सकता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जम्पशन ऑफ रेंट. अभी तक हम बात कर रहे थे अबाउट द एग्जम्पशंस अंडर द एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम. तो मैंने बहुत सारे एग्जम्पशंस की बात की, LTC, पार्शल विड्रॉल फ्रॉम NPS, जीप फंड एडवांस, जीप फंड विड्रॉल, उसके बाद TA, DA, a part of children education allowance, a part of hostel subsidy and transport allowance in case of handicapped employees, medical reimbursement and partial exemption of HRA. So these were all the exemptions under the existing tax regime, all the old tax regime. जो हमारी new tax regime है, in the new tax regime we have only limited exemptions, like we have the exemption of the transportation allowance in case of employee with disability and we have the exemption of TAD and conveyance allowance. ठीक है. अभी मैंने ट्रैवलिंग अलाउंसेस की बात की, ट्रैवलिंग अलाउंसेस के साथ ही हम कन्वेंस अलाउंसेस की बात भी करते हैं. एंड इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम वी हैव ओनली दीज 2 exemptions allowed. Rest of the exemptions they are not allowed. So there are only meager amount of exemptions allowed under the new tax regime. Now we will talk about the deductions. Deductions क्या होते हैं? Deductions ऐसी इनकम्स होते हैं जिनको हम सैलरी हेड से डिडक्ट करें. ठीक है. पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया हमारी सैलरी में हमने बेसिक पे, हमने DA, हमने HRA, हमने बाकी अलाउंसेस भी ऐड कर दी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हमने सारा ऐड कर दिया. उसके बाद हमने एग्जम्पशंस देखी. हमने जो भी हमने हेड्स ऐड कर दिए उनमें से हमने कहीं कहीं पे देखा कोई हेड हमें एक एग्जम्पशन के तौर पे मिल रहा है. फॉर एग्जांपल वी हैड एग्जम्पशन ऑफ HRA, वी हैड सम part of exemption in children education allowance and hostel subsidy, and we had the exemption of transportation allowance in case of disabled employees. We had the exemption of medical reimbursement etc. and LTC. तो exemptions के बाद हम deductions पे जाते हैं. ठीक है. तो जो आपकी पहली deduction है that is the standard deduction. This is a very important deduction, standard deduction. Standard deduction is a flat deduction of rupees 50,000. Actually it is a deduction of 50,000 rupees or an amount of salary whichever is less. क्योंकि अगर आप देखेंगे salary usually it is almost always more than 50,000. तो हम 50,000 फ्लैट डिडक्शन लेते हैं एज स्टैंडर्ड डिडक्शन. मैं
एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ। सो जो भी आपका इनकम आ रहा था, लेट सपोज योर इनकम वाज 10 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर योर एग्जम्पशंस एटसेट्रा योर इनकम इज़ 8 लाख रुपीज़, तो एग्जम्पशंस के बाद जो आपका 8 लाख रुपीज़ बचता है, इस पे आप फ्लैट 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मार देंगे, ठीक है। सो योर अमाउंट लेफ्ट विल बी 7.5 लाख रुपीज़, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट इज़ द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर ऑल द इनकम्स, ये हर एक को रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम मिलती है, ठीक है। इसके बाद वी हैव द डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी रिपेयर, रिन्यू या रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए या एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक लोन लेते हैं, तो उसके इंटरेस्ट पे आपको अंडर सेक्शन 24B एक डिडक्शन मिलती है, ठीक है। आपको याद रखना है, इफ़ यू आर टेकिंग द लोन फॉर रिपेयर, फॉर रिन्यूअल और रिकन्स्ट्रक्शन, देन यू विल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ 30,000 रुपीज़। If you are taking the loan for fresh acquisition or fresh construction of the house property, then you will be allowed a deduction of 2 lakh rupees. ये आपको याद रखना है। I am saying that you will be allowed a deduction of up to 2 lakh rupees. That means जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उतना आपको डिडक्शन मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक, ठीक है। और इस केस में रिपेयर में या रिन्यूअल या रिकन्स्ट्रक्शन में जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मैक्सिमम 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप लोन निकाल रहे हो फॉर बोथ द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर द रिपेयर, और जो भी आप इंटरेस्ट इसमें पे कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ ही आपको डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं। इट इज़ नॉट 2,30,000, नो। इफ़ यू आर टेकिंग लोन फॉर बोथ दीज थिंग्स, फॉर रिपेयर, रिन्यूअल, रिकन्स्ट्रक्शन और फॉर एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन, इफ़ यू आर टेकिंग लोन फॉर बोथ दीज थिंग्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ही डिडक्शन में मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो ये जो डिडक्शन है, ये सिर्फ उस हाउस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए मिलता है विच यू आर ओनिंग, जिसको आप ओन कर रहे हैं, एंड इन विच यू आर रिजाइडिंग, ठीक है। दैट मीन्स द डिडक्शन इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ ओन्ड एंड इज़ इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द एम्प्लॉई फॉर हिज ओन रेसिडेंस, ठीक है। ये हमने रेंट पे नहीं दिया है। सो एक डीडीओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द डीडीओ टू हैव द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने जो ये कंस्ट्रक्शन की है, तो डीडीओ विल सीक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, देन डीडीओ विल सीक अ सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द एम्प्लॉई, ठीक है। डीडीओ एक सेल्फ डिक्लेरेशन एम्प्लॉई से सीक कर सकता है, एंड द डीडीओ इज ऑथराइज्ड टू सीक अदर एविडेंसेस एज, राइट। सो आफ्टर दिस अमाउंट यू विल बी अलाउड वेरियस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। The deductions are very important and I will deal with them one by one. First is the deduction in respect of life insurance premium, deferred annuity, जो आपके contributions होते हैं provident fund, जो आपके contributions या subscriptions होती हैं equity shares या debentures में under section 80। आपको ये याद रखना है, under section 80 you have a limit of 1,50,000। इस individual section में आपका जो deduction limit है वो है 1.5 लाख। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी आप पेमेंट करते हैं towards the insurance premium, जो भी आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स एन इंश्योरेंस, टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, आपका जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होता है, एन्युटी प्लान ऑफ LIC, न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय, यूलिप्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, टर्म डिपॉजिट्स, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, पेंशन स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड्स, जो आपका CP फंड होता है या GP फंड होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है, इफ़ यू आर मेकिंग सब्सक्रिप्शन, सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं, आपका रिफंड अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टेकन एन एडवांस फ्रॉम GP फंड एंड यू आर मेकिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 रुपीज़ एंड यू आर मेकिंग रिफंड्स ऑफ 2,000 रुपीज़ पर मंथ, this refund amount it will not be taken as a deduction, but only this subscription amount will be taken as a deduction, ठीक है। इसके बाद इसी सेक्शन में दूसरा पॉइंट है, एनी सम पेड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का फ्रेश परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो आप लोन ले रहे हैं उसका जो रिपेमेंट ऑफ लोन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट, वो सेक्शन 80C में आप डिडक्ट कर सकते हैं। ये आप याद रखेंगे, आप कोई भी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन का यहाँ पे डाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1.5 लाख इन दिस सेक्शन। मैंने ऑलरेडी बात की है अबाउट द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैंने सेक्शन 24B में बात की थी। जो आपका इंटरेस्ट है फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज, उसका लिमिट है 2 लाख रुपीज़, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेक्शन 80C में आप डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप ट्यूशन फ़ी अप टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन डिडक्ट कर सकते हैं फॉर देयर फुल टाइम एजुकेशन।
ठीक है। लेकिन ट्यूशन फी में आपको ख्याल ये रखना है, इट इज़ अंडर सेक्शन 80C, आप कोई भी अमाउंट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपका फ़ी वगैरह है। लेकिन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस सेक्शन इज़ 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख। इसके बाद है सेक्शन 80CCC, जिसमें आपके एन्युटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया आते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 80CCD, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट इज़ द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पेंशन स्कीम में हमारा न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम आता है, ठीक है। तो विल डील विद सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1। ये जो सेक्शन है, इट अलाउज अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर NPS। जो आपका शेयर होता है, एम्प्लॉय शेयर, जो एम्प्लॉय का अपना शेयर होता है, अप टू 10% ऑफ द सैलरी, बेसिक पे प्लस DA हेयर। जो आपकी सैलरी है उसमें NPS एम्प्लॉयज़ का एक डिडक्शन होता है विच इज़ 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। इसको हम एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कहते हैं या एम्प्लॉय शेयर कहते हैं। ये जो शेयर है ये एक डिडक्शन के तौर पे आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD 1, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन 80CCD 1B है, ये भी आपको डिडक्शन अलो करता है, लेकिन दिस बेनिफिट इज़ ओनली अवेलेबल टू NPS सब्सक्राइबर्स। जो भी NPS सब्सक्राइबर कोई भी अमाउंट पे करता है या डिपॉजिट करता है अंडर NPS, अप टू 50,000 आपको डिडक्शन मिल सकती है अंडर सेक्शन 80CCD 1B, ठीक है। और जो ये डिडक्शन है, इट इज़ अलाउड वेदर यू आर हैविंग एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 और नॉट, ठीक है। चाहे इस सब सेक्शन में आपका NPS डिडक्शन है या नहीं है, इस सब सेक्शन में सेक्शन 80CCD 1B में आप वो डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप सेम अमाउंट के डिडक्शन दोनों सेक्शंस में नहीं ले सकते, ठीक है। लेट अस सपोज यू हैव एन NPS कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख रुपीज़। लेट अस सपोज यू कैन कीप सम अमाउंट हियर एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू कैन क्लेम इन सेक्शन 80CCD 1B, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC एंड सेक्शन 80CCD, ठीक है, 1, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ दीज 3 सेक्शंस इज़ 1.5 लाख रुपीज़। दैट मीन्स अगर आप डिडक्शन हासिल करना चाहते हैं इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया, डेफर्ड एन्युटीज़, ट्यूशन फ़ी, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, द एन्युटी प्लान ऑफ LIC एंड द NPS कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉई, तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख है। द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर दीज सेक्शंस, सेक्शन 80C, CCC एंड CCD सब सेक्शन 1 इज़ 1.5 लाख रुपीज़। इट कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 80CCD 1B है, इट इज़ एन एडिशनल डिडक्शन। ये सिर्फ NPS सब्सक्राइबर्स को ही अलो है to give them a deduction of 50,000 rupees if they have contributed something or deposited something in NPS, ठीक है। इट इज़ समथिंग एडिशनल, लेकिन ये अमाउंट फ्लैट नहीं है बिकॉज देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। जो NPS सब्सक्राइबर्स हैं, दे समटाइम्स गेट कन्फ्यूज दैट दे विल गेट दिस 50,000 डिडक्शन irrespective of the fact that whether they have contributed anything in NPS or not. No, this deduction is only available to those employees who have deposited some NPS, right? And the amount deducted here will be the actual amount which they have contributed or deposited in NPS subject to a limit of 50,000, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 की बात करेंगे। अगर आप ग्रॉस सैलरी इनकम में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड करते हैं तो आपके लिए सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 अलाउड है, ठीक है। If you are not including government share in the gross salary, then you need not to deduct section 80CCD subsection 2 here, ठीक है। That means section 80CCD subsection 2 allows a deduction of whole amount of the government share, ठीक है, when it is considered in the computation of total salary income. If you are not considering this amount in the total salary income, then you need not to deduct this deduction here, ठीक है। सो ये जो इसका कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है। ये सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC या सेक्शन 80CCD 1 में नहीं आता है, उनका लिमिट अलग है। तो इसका पूरा लिमिट आ जाएगा जितना भी आप टोटल सैलरी में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करते हैं। इफ़ यू आर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन द टोटल सैलरी, अगर आपने टोटल सैलरी में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं किया है तो आपको ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। उसके बाद डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अंडर एन इक्विटी सेविंग स्कीम, सेक्शन 80CCG। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अंडर ए नोटिफाइड इक्विटी सेविंग स्कीम, फॉर एग्जांपल राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, तो आपका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे एज डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमिया पेड
under section 80D. This is very important. Section 80D, it allows you some deductions. आपको deductions मिलती हैं in case you have a medical insurance. अगर आपके पास medical insurance है for yourself, for your family, but none of the family member is a senior citizen, या for your parents, लेकिन उनमें से कोई भी senior citizen ना हो, तो आपको इस medical insurance में 25,000 तक का deduction मिल सकता है, ठीक है. But in both these cases you will get no deduction for your medical expenditure. जो भी आपने expenditure किया हो for the treatment of yourself, for the treatment of your parents or your family, ठीक है. But this deduction will be only allowed for the medical insurance, ठीक है. तो maximum deduction भी इतना ही मिलेगा. तो aggregate deduction 50,000 तक का आपको मिल सकता है. Aggregate deduction means if you have a medical insurance for you, for your family and for your parents and none of these is a senior citizen, तो आपको इस पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिल सकता है. द एग्रीगेट डिडक्शन इज 50,000, ठीक है. देन इफ you or your family but none of the family member is a senior citizen and then parents and one of the parents is a senior citizen, तो if you have a medical insurance तो आपको 25,000 का डिडक्शन मिल सकता है जैसा कि मैंने अभी बताया आपको. लेकिन अगर पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन हो एंड दे हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस देन यू कैन बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़, ठीक है. And even if you have made some medical expenditure for the treatment of your parents who is a senior citizen, तो आपको तब भी 50,000 रुपीज़ का मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा. मीन्स 50,000 फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस, 50,000 फॉर द मेडिकल एक्सपेंडिचर, right? But the important thing is that the maximum deduction allowed is only 50,000 or 50,000 here, ठीक है. So यहाँ पे if you are making the मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर यू और फॉर योर फैमिली बट नन इज़ द सीनियर सिटीजन, तो आपको उस टाइम मेडिकल एक्सपेंडिचर का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी. ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर सेल्फ, फैमिली और पेरेंट्स इफ़ नन इज़ द सीनियर सिटीजन, तो आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा. मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेरेंट्स की या फैमिली की, व्हेन वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इज़ अ सीनियर सिटीजन. जब भी कोई सीनियर सिटीजन हो तब ओनली देन आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का जो पैसा है जो आपने लगाया है उसका एक्सपेंडिचर का पैसा वो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा, ठीक है. तो हियर इन केस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली एंड वन इज़ द सीनियर सिटीजन, तो आपको 50,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर कवर हो सकता है. 50,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी कवर हो सकता है. एंड यू कैन हैव अ कवर ऑफ 50,000 एज मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है. This is the medical insurance. This is not the accidental insurance. Some people are confused between the two. ठीक है. Accidental insurance वो cover नहीं होता है, ठीक है. Medical insurance are 50,000 here, 50,000 medical reimbursement. So maximum deduction here is only 50,000. The total maximum deduction is 1 lakh rupees. ठीक है. That means if you are making a medical insurance for self, family or parents and one of them is a senior citizen and you have a medical insurance of 50,000, then you are making a claim for treatment for 50,000, you can be given an aggregate deduction of 1 lakh rupees, ठीक है. In case of any clarification you can refer to the circulars of income tax department as I have quoted above, ठीक है. that will make things clear. in fact इस सेक्शन में आपको up to 5,000 रुपीज़ का preventive health checkup के लिए डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है. if you are having a preventive health checkup up to 5,000 रुपीज़ you can be given a deduction, ठीक है. लेकिन ये डिडक्शन अवेल करने के लिए यू हैव टू गिव द प्रूफ टू योर ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पर्सन्स और डिपेंडेंट्स विद डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी के रिलेटेड हमारे पास दो सेक्शंस है, वन इज सेक्शन 80DD एंड अदर इज सेक्शन 80U. सेक्शन 80DD इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी. DD आप याद रखेंगे, D मीन्स डिपेंडेंट, D मीन्स डिसेबिलिटी, ठीक है. And section 80U it is given in case of an employee when he himself is a disabled, ठीक है. हम बात करेंगे पहले section 80DD की, that is the deduction in respect of maintenance including the medical treatment of a dependent who is a person with disability. Very important. देखिए इस there are some sections which are being misused by various people. आपको ये याद रखना है when an employee he is incurring an expenditure for the medical treatment, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी. ट्रीटमेंट में इसका नर्सिंग भी आएगा, इसका ट्रेनिंग भी आएगा, रिहेबिलिटेशन भी आएगा, ठीक है.
अगर इसका कोई डिपेंडेंट है, ही इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हेन द डिसेबिलिटी हैज़ बीन प्रूवन एंड इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड सर्टिफाइड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो भी अमाउंट पे करता है, ठीक है, irrespective of the amount paid by him, the employee will be allowed a deduction of rupees 75,000 in case of disability more than 40%, and in case of severe disability, which is usually more than 80%, the employee will be allowed a deduction of 1,25,000 rupees. आपको ये बात समझनी है, ठीक है। If an employee he has a dependent who is disabled, तो हर एक disabled dependent के लिए उसको एक डिडक्शन मिलेगा up to 75. It's not basically up to 70, it is a flat deduction of 75,000 irrespective of the amount paid by him in case of disability more than 40%, and in case of severe disability which is more than 80%, he will be allowed a deduction of 1,25,000 rupees irrespective of the amount paid. ये आपको मेंटेनेंस के लिए मिलता है, for the maintenance of a person with disability. इसके बाद deduction in respect of person with disability. If there is an employee who is himself a disabled person, then he will be allowed a deduction under section 80U. Similar deduction 75,000 in case the person is 40% or more disabled, and 1,25,000 in case the person has been declared disabled where the disability is more than 80%, that is the severe disability, ठीक है। लेकिन इस disability पे जो डिडक्शन है, इसको क्लेम करने के लिए आपका जो DDO है ना, वो आपसे कुछ चीज़ें मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you have to provide a copy of the certificate. आप वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे टू द DDO which has been issued by the medical authority, जो एक competent medical authority है as defined under rule 11A sub rule 1 of income tax rules, and as per the form which has been provided as per rule 11A sub rule 2 of income tax rules, ठीक है। जो एक competent medical authority होती है, usually एक ये board होता है which provides a certificate that declares that the person or his dependent is a person with disability, or you have to seek this, ठीक है। और आपको ये याद रहना चाहिए that the person should be a person with disability as per the disability act, ठीक है। इसके अलावा कोई disabilities ऐसी होती है which are temporary and which need reassessment, ठीक है। in case of temporary disabilities which need reassessment, आपको हर बार एक नई सर्टिफिकेट मांगनी है, ठीक है। some disabilities which are, let us suppose there is a disability which needs reassessment every year, so every year you will seek a new certificate from the employee to prove the disability. This is very important for the drawing and disbursing officers. इसके बाद we have a deduction in respect of medical treatment under section 80DDB. This section is different from section 80D. In case of section 80D, we dealt with the deduction in respect of the medical insurance, ठीक है, or medical expenditure if you don't have a medical insurance policy, ठीक है। But here you are dealing with the deduction in respect of medical treatment, लेकिन ये ऐसा medical treatment है जिसके एवज आपको गवर्नमेंट कभी मेडिकल रिएम्बर्समेंट भी देता है, ठीक है। सो दिस डिडक्शन इट इज अलाउड, ठीक है, फॉर एन अमाउंट विच यू एक्चुअली पे फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन जो सेक्शन 80D है, इट इज़ फॉर any disease, for any diseases, for any sort of treatment. But section 80DDB, it is for the medical treatment of specified diseases. Specified diseases means those diseases which have been specified by the income tax act and income tax rules, ठीक है। और जो आपको ये डिडक्शन मिलेगी, ये मिलेगी आपको अप टू ₹40,000, मीन्स जो आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है और ₹40,000 विच एवर इज लेस। मान लीजिए इफ़ यू आर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1 lakh rupees for the medical treatment of yourself or your family, तब भी आपको 40,000 तक ही का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किया फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट और गवर्नमेंट ने आपको एक मेडिकल रिएम्बर्समेंट दिया है फॉर द होल अमाउंट, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपने 1 लाख रुपए का खर्च किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेज एंड द गवर्नमेंट इज गिविंग यू ए मेडिकल रिएम्बर्समेंट ऑफ लेट अस सपोज 80,000, ठीक है। तो बचे कितने 20,000, तो 20,000 रुपीज़ आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। लेकिन यू कैन claim this deduction only for the treatment of specified diseases as specified by the income tax act and the rules. इन diseases में कौन सी diseases आती हैं? One is the neurological diseases where there is more than 40% disability. For example, dementia, dystonia musculorum deformans, chorea, ataxia, motor neuron disorder, hemibalismus, Parkinson's disease. ठीक है, these are the neurological diseases. You have the malignant cancers, ठीक है, tumors. You have the full blown AIDS, the chronic renal failure, the hematological disorders,
hemophilia and thalassemia. These are the specified diseases for which you can claim deduction under this section. इन diseases के बाहर आप यहाँ पे claim नहीं कर सकते. This is very important. ठीक है. So how will you seek the deduction? आप DDO के पास जाएंगे. You will provide him the prescription from the specialist. ये जो prescription है, the DDO will seek a prescription where there is the name and age of the patient, name of the disease, along with the name, address, registration number and qualifications of the specialist. Specialist like the neurologist for neurological diseases, oncologist for the cancers, urologist for kidney diseases, right? Nephrologist for the kidney disease like the chronic renal failure, hematological diseases के लिए hematologist, immunologist for AIDS, etc. ठीक है. जो आपका क्लेम है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ़ यू हैव रिसीव्ड सम अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरर और फ्रॉम द गवर्नमेंट एज द मेडिकल रियम्बर्समेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद वी हैव अ डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 80E, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन. अगर आपने हायर एजुकेशन ऑफ योर फैमिली, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, आपने लोन लिया है फ्रॉम एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आपको उस अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा. ठीक है. लेकिन you will get a deduction of the interest amount only, not the principal amount. जैसे आप हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट का भी डिडक्शन लेते थे, प्रिंसिपल अमाउंट का भी डिडक्शन लेते थे, यहाँ पे आपको बस इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा. ठीक है. लेकिन दिस डिडक्शन इज अलाउड फॉर अप टू 7 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. और until the financial year in which the interest is paid in full by the employee whichever is earlier. That means up to 7 years of taking this loan, जब तक आप लोन को फुल्ली रिकवर नहीं करेंगे, लोन का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करेंगे, तब तक आपको ये डिडक्शन मिल सकती है. ठीक है. उसके बाद है वी हैव द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टन हाउस प्रॉपर्टी. व्हेन यू आर टेकिंग द लोन्स फॉर अदर हाउस प्रॉपर्टी, जो मैंने सेक्शन 24B में डिस्कस किया था, उसके अलावा अगर और कोई हाउस प्रॉपर्टी है, यू आर टेकिंग लोन्स अंडर सेक्शन 80EA, तो आपको एक डिडक्शन मिलेगी अप टू ₹1,50,000. ठीक है. इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड. ठीक है. सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, जैसे द लोन दैट शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2021. स्टैम्प ड्यूटी का जो वैल्यू होना चाहिए इन केस ऑफ दिस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट एक्सीड ₹45 लाख. और जो एम्प्लॉई है, ही डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन. सो दीज आर सर्टन कंडीशंस. उसके बाद द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल अंडर सेक्शन 80EB. इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऐसा व्हीकल होता है जिसको वी डोंट यूज पेट्रोल और डीजल फॉर रनिंग सच व्हीकल्स, वी नीड ओनली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू प्रमोट द सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल या यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिडक्शन अलो किया है आपको अप टू 1,50,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023. ठीक है. सो अगर आपको कोई डिडक्शन मिलती है इन इंटरेस्ट रेफर्ड इन दिस सेक्शन, तो ऐसा कोई भी डिडक्शन आपको अलो नहीं होगा किसी भी प्रोविजन के अंडर फॉर द सेम और फॉर एनी अदर असेसमेंट ईयर. तो आप इस का जो डिडक्शन है वो आप मांग सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है. उसके बाद डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 80G. दिस इज वन मोर मिसयूज्ड सेक्शन. तो हम इस सेक्शन में बात करेंगे अबाउट द डोनेशन. आपको पता है दैट इफ़ यू आर पेइंग अ डोनेशन अप टू ₹2,000 बाई कैश, इसका डिडक्शन आपको मिल सकता है अंडर दिस सेक्शन. बट इफ़ यू आर मेकिंग डोनेशंस ऑफ मोर देन ₹2,000, यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट. ठीक है. सो फॉर एनी अमाउंट यू आर पेइंग इन कैश, you will not receive any benefit under this section. However, only up to ₹2,000 in cash you can avail the benefit. For an amount more than ₹2,000, you should pay the charity in other modes other than cash like online transactions or through checks. ठीक है. तो ये डिडक्शन है, ये आपको डोनेशंस पे मिलेगी. किन चीज़ों की डोनेशन के लिए? when you are making donation to certain funds or charitable organizations like PM National Relief Fund, Red Cross, Chief Minister's Relief Fund या COVID Relief Fund etc. ठीक है. उसके बाद डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट्स पेड सेक्शन 80GG. दिस इज द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड बाय एन एम्प्लॉई फॉर हिज ओन रेजिडेंस सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस. ठीक है. दैट ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ फॉर दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट इन रिसीट ऑफ HRA, दे क्वालिफाई फॉर दिस. ठीक है. एंड ही हैज़ टू फाइल अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 10BA. ठीक है. दैट ही नेदर ओन्स एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हिमसेल्फ और
his spouse or minor children at the place where he ordinarily resides or performs of his duties, and nor is he in occupation of any residential accommodation at any other place, the value of which is to be determined under section 23 2 clause A and 4 clause A. ठीक है, and it is subject to certain conditions. ठीक है, I don't think it is that much useful for the employees. ठीक है, because we are already claiming the HRA deduction under section 10 subsection 13A. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 80 GGA. तो आपको एक डिडक्शन मिल सकती है फॉर द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टन डोनेशंस, फॉर एग्जांपल दोज डोनेशंस मेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और फॉर द रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस. ठीक है, एंड इट कैन बी अप टू 10,000 रुपीज़. उसके बाद डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट सेक्शन 80 TTA. तो आपको एक डिडक्शन मिल सकता है अप टू 10,000 रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम. अगर ये जो अमाउंट है, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड करता है किसी भी इनकम को बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इफ़ यू हैव एन इनकम ऑन डिपॉजिट्स जो आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में डालते हैं, तो आपको नीचे एक डिडक्शन भी मिलेगी अंडर सेक्शन 80 TTA. ठीक है, मान लीजिए इफ़ योर ग्रॉस इनकम हैज़ some other income like the interest on deposits, if you have some deposits and you are earning interest on those deposits and you have put that interest in the gross salary, जो आपका ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम में आपने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स भी डाला है, तो आपको नीचे डिडक्शन भी मिल सकता है अंडर सेक्शन 80 TTA फॉर द इंटरेस्ट अप टू 10,000 रुपीज़. ठीक है, अगर आपकी इनकम में कोई भी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स नहीं है तो ये सेक्शन आपके किसी काम का नहीं है. यू विल नॉट रिसीव एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन. ठीक है, सो हम अभी तक बात कर रहे थे अबाउट द एग्जिस्टिंग रिजीम और द ओल्ड रिजीम. अब हम बात करेंगे अबाउट द कंसेशनल रिजीम. पहले मैंने बताया कि कंसेशनल रिजीम में आपको कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगा. देयर वर ओनली 2 exemptions, दैट इज TAD एंड कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, एंड देयर were different deductions under the old regime, but in the new regime you don't have any deductions. आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B नहीं मिलेगा, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लाइक द सेक्शन 80C डेफर्ड एन्युटीज, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप्स. ठीक है, ट्यूशन फी, principal amount of the loan. ठीक है, and the NPS deductions, right, the deduction in respect of disability of the dependent or disability of an employee, the deductions in respect of medical treatment of specified diseases and other deductions. You will not receive any deductions under the new tax regime. However, if you are including the government share of NPS in the gross salary, NPS का government share जो है अगर ये gross salary में आप include करते हैं तो आपको government share deduction मिल सकता है अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2. हाउएवर यूजुअली वी डोंट इंक्लूड द गवर्नमेंट शेयर इन द ग्रॉस सैलरी, तो ये डिडक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस की बात करने के बाद वी विल फोकस ऑन द टैक्स. तो मैंने पहले बताया कि आपका जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम में से आपने बहुत सारी एग्जम्पशंस लेस कर दी, उनके बाद यू विल सब्ट्रैक्ट द डिडक्शंस. ठीक है, जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बाद आपके पास अमाउंट आता है उसको हम कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम. ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम, इसको हम यूजुअली इनकम भी कहते हैं. सो ऑन दिस इनकम वी विल सी व्हाट आर द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन. ठीक है, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द कंसेशनल टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC. आपको पता है दैट द बजट एक्ट 2020 इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टैक्स रिजीम विच इज नोन एज द कंसेशनल टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC. ठीक है, तो ये जो टैक्स रिजीम है इट गिव्स एन ऑप्शन टू द टैक्स पेयर्स. टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि दे कैन ऑप्ट फॉर द कंसेशनल रेट्स. कंसेशनल रेट्स मीन्स in the old regime we had the rates of 0%, 5%, then we had 20% and then 30%. But in this tax regime we have with each step of 2.5 lakh rupees we have a tax regime that exceeds the previous tax regime by 5%. वो मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, जो ये टैक्स रिजीम है, कंसेशनल टैक्स रिजीम है, इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. यानी जो भी आपने इनकम अर्न की है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 उस पर आप कंसेशनल टैक्स रिजीम अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है,
So an employee he can exercise the option to choose the new tax regime at the beginning of the financial year. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं टू ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, लेकिन आप अपना ये ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एक एम्प्लॉई ही अगर वो न्यू टैक्स रिजीम एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर चूज़ नहीं करेगा तो उसका जो इनकम टैक्स है वो पुराने तरीके से ही कट सकता है, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट एवरी ईयर। दैट मीन्स in one financial year you can choose the new tax regime and in the next financial year you can choose the regular tax scheme। ठीक है, this is one of the queries which I have received। तो अगर आपके पास ऑप्शन है you can exercise this option easily। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने लास्ट ईयर कंसेशनल टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो इस साल ही कैन ऑप्ट फॉर द रेगुलर टैक्स रिजीम। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द टैक्स रेट्स जो हमने अभी तक ग्रॉस सैलरी में से एग्जम्पशंस निकाली, फिर डिडक्शंस निकाली। ठीक है, वेरियस एग्जम्पशंस एंड देन वेरियस डिडक्शन एंड देन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो हम वी अराइव्ड एट अ फिगर विच इज नोन एज द टोटल टैक्सेबल इनकम और इनकम, और जो इनकम है इस पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं फॉलोइंग वेरियस regimes depending on the tax regime you are following। if you are following the existing regime तो आपका जो स्लैब है वो ऐसा है, and if you are following the optional regime then slab is this। पहले हम बात करेंगे about the existing slabs। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में क्या है, द टोटल टैक्सेबल इनकम और द इनकम अंडर 2.5 लाख रुपीज़ इस पे 0% का टैक्स बनता है, ये आपको पता ही है। और जो आपकी इनकम है टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक इस पे 5% का टैक्स बनता है। जो आपकी इनकम है 5 लाख से 10 लाख तक इस पे 20% का टैक्स बनता है। मीन्स देयर इज़ अ बिग जंप फ्रॉम 5% टू 20%। मीन्स आपके पास ना 10% ना 15 ना इनफैक्ट 25% का ऑप्शन है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ 5 देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ 20%। उसके बाद मोर देन 10 लाख रुपीज़ का जो इनकम है उस पर 30% का टैक्स बनता है। लेकिन जो आपका कंसेशनल रिजीम है, ऑप्शनल रिजीम है, उसमें देयर इज़ अ सेटअप वाइज इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द टैक्स। ठीक है, 2.5 लाख तक आपका 0% है, 2.5 से 5 लाख तक आपका 5% है, विच इज़ सेम एज द ओल्ड रिजीम। लेकिन इसके बाद वी हैव द स्लैब ऑफ 5 लाख टू 7.5 लाख। ठीक है, फॉर दिस स्लैब ऑफ 2.5 लाख 2.5 लाख का स्लैब है, इसमें आपका टैक्स बनता है 10%। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का स्लैब है 7.5 लाख से 10 लाख तक, तो इसमें टैक्स 15%। उसके बाद इनकम फ्रॉम 10 लाख टू 12 लाख 2.5 लाख का स्लैब है, इसमें आपका टैक्स बनेगा 20% के रेट पे। फिर 12 लाख 12.5 लाख से 15 लाख का स्लैब है, इस पर आपका टैक्स बनेगा 25% पे। उसके बाद 15 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उस पर आपका टैक्स बनेगा 30% के स्लैब से। इसको कंसेशनल टैक्स रिजीम इसलिए कहते हैं बिकॉज द रेट्स ऑफ टैक्स दे आर छोटी छोटी रेट्स पे इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट ओल्ड रिजीम में 10 लाख के ऊपर ही आपको 30% पे टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको 15 लाख के ऊपर का अमाउंट जो है उस पर 30% का टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इन ओल्ड रिजीम फॉर इनकम्स मोर देन 10 लाख यू हैव टू पे 30% टैक्स, लेकिन इन द न्यू रिजीम फॉर इनकम्स ओवर 10 लाख रुपीज़ यू कैन पे 20% टैक्स डिपेंडिंग ऑन वायर यू फॉल, और 25% और देन 30%। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू रिजीम। इसके बाद हम फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने एक टेबल बनाया है, तो आप क्विकली ऐसे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन द ओल्ड रिजीम हम क्या करते थे, प्रीवियस रिजीम अप टू 2.5 लाख 2.5 लाख तक आपका टैक्स रेट था 0%, सो आपका इनकम टैक्स बनेगा नील। मैं टोटल टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रॉस इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रॉस से हमने एग्जम्पशंस निकाली, फिर हमने डिडक्शंस निकाली। ठीक है, तो हम पहुँच गए एक फिगर पे जिसको हम कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम, और जिसको हम इनकम भी कहते हैं। तो इस इनकम में अगर आपकी इनकम अब बची है 2.5 लाख तो आप पे 0 टैक्स बनेगा। उसके बाद इफ़ यू हैव एन इनकम ऑफ 2.5 लाख से 5 लाख तक तो इस पर 5% का टैक्स बनेगा। ठीक है, कोई भी अमाउंट इफ़ यू हैव एन इनकम विच फॉल्स बिटवीन 2.5 लाख एंड 5 लाख तो आपका टैक्स है 5%। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप याद रखेंगे दिस इज 2.5 लाख से 5 लाख तक इफ़ यू हैव ए टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज़ लेट अस सपोज, तो पहले 2.5 लाख पे 0% टैक्स बनेगा, दैट इज़ 0। फिर जो दूसरा 2.5 लाख है बिटवीन 2.5 लाख एंड 5 लाख तो उस पर 5% का टैक्स बनेगा। 5% ऑफ दिस 2.5 लाख इज़ 12,500। तो आप ऐसे याद रखेंगे दैट इफ़ यू हैव एन इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज़ उस पे जो टैक्स बनेगा फिलहाल वो 12,500 बनेगा। ठीक है, आफ्टर दैट जो भी आपकी इनकम है विच फॉल्स बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख रुपीज़, इस पे आप इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 लाख तक का जो इनकम है इस पे टैक्स कैलकुलेट किया है। इस पे जो टैक्स बनता है वो है 12,500 रुपये। जो 5 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है उस पर 20% का टैक्स बनेगा।
ठीक है। इफ़ यू हैव एन इनकम ऑफ से 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ पे आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि 5 लाख तक मुझे 12,500 रुपये देने हैं, तो बचा 1 लाख। 1 लाख पे आप 20% का टैक्स लगाएंगे, दैट इज़ 20,000, ठीक है। तो आपका टैक्स कितना बनेगा? 32,500, ठीक है, इजी। तो ऐसे ही हम आगे चलेंगे। नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द टैक्स फॉर अप टू 5 लाख, इट इज़ 12,500। अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे अप टू 10 लाख, इट विल बी यहाँ 12,500। 5 से 10 लाख तक का जो गैप है दैट इज़ द गैप ऑफ 5 लाख रुपीज़। 5 लाख को आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए। सो फॉर द इनकम बिटवीन 5 to 10 lakh rupees you have 1 lakh tax. फॉर इनकम बिटवीन 2.5 लाख एंड 5 लाख you have 12,500 टैक्स। सो अगर आपकी इनकम बराबर 10 लाख की है तो आप याद रखेंगे कि आपका जो टैक्स है वो बनेगा 1,12,500, ठीक है। एंड फॉर ऑल इनकम्स बियॉन्ड 10 लाख रुपीज़ आपका जो टैक्स है वो 30% के हिसाब से बनेगा। से इफ़ यू हैव एन इनकम ऑफ लेट अस सपोज 11 लाख रुपीज़, पहले आप याद रखेंगे 10 लाख तक आपको 1,12,500 देना है, वहाँ बचा 1 लाख। 1 लाख पे आप 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ द 30,000 रुपीज़। तो वो इस अमाउंट पे ऐड करेंगे 1,12,500 प्लस 30,000, दैट इज़ 1,42,500, वो आपका इनकम टैक्स बनेगा, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट, दीज आर सम शॉर्टकट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद इन द कंसेशनल टैक्स रिजीम, जैसा कि मैंने बताया अप टू 2.5 लाख यू हैव 0% ऑफ टैक्स रेट, दैट इज़ नील। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक यू हैव 5% ऑफ टैक्स रेट, ठीक है। 5 लाख से 7.5 लाख तक यू हैव द टैक्स रेट ऑफ 10%। सो 5 लाख तक हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 12,500। तो उसके बाद जो अमाउंट आपका बचता है उस पर आप 10% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख तक आपका जो रेट है दैट इज़ 15%। 7.5 लाख तक आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 लाख तक आपका जो टैक्स बनता है वो 12,500 है। 5 लाख से 7.5 लाख तक जो गैप है वो 2.5 लाख का गैप है। 2.5 लाख पे आप जब 10% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 10% ऑफ 2.5 लाख इज़ 25,000, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर आपकी इनकम है 7,50,000, इस पर कितना टैक्स बनेगा? 25,000 प्लस 12,500, दैट इज़ 37,500, ठीक है। और उसके बाद का जो अमाउंट है उस पर 15% का टैक्स बनेगा। ऐसे ही 10 लाख टू 12.5 लाख, इस पे आपको 20% का टैक्स देना है। जो यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया 10 लाख तक, 10 लाख तक आपका जो इनकम टैक्स है वो 75,000 है। ऐसे ही 12 लाख तक जो आपका इनकम टैक्स है वो 1,25,000 है। और उसके बियॉन्ड जो आपका अमाउंट है अप टू 15 लाख रुपीज़, उस पर आप 25% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एंड मोर देन 15 लाख यू हैव अ 30% ऑफ रेट। 15 लाख अगर आपकी इनकम है एज पर न्यू रिजीम योर टैक्स विल बी 1,87,500, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट टू रिमेंबर दिस टेबल। सो हम फाइनली अब बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टेप वाइज। पहला स्टेप ये है, यू हैव टू कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी, ठीक है। आप ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करेंगे, इसमें आप एग्जम्पशन नहीं लेंगे, दैट मीन्स यू विल एक्सक्लूड द एग्जम्पशंस, ठीक है। इसके बाद जो पार्टली एग्जम्प्ट है वो भी आप इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी विल अलाउ द डिडक्शन, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन और फिर बाकी डिडक्शंस, ठीक है। तो यू विल अराइव एट अ फिगर विच इज़ नोन एज द नेट सैलरी, ठीक है। अगर आपके पास इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कोई डिपॉजिट है, कोई इंटरेस्ट है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ से जो इनकम है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यू विल अराइव एट ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। If you have this gross total income, then you will allow all the deductions and all the exemptions as per their limits, ठीक है। इसके बाद जो आप इनकम अराइव करेंगे, इसके बाद जो आप इनकम पे अराइव होंगे दैट इज़ द टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसको हम इनकम कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इनकम इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जो ये आपकी इनकम है इस पर फिर इनकम टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे एज पर द स्लैब। अगर आप ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से, अगर आप न्यू रिजीम फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद यू विल अलाउ अ रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 12,500 रुपीज़ टू द एलिजिबल पर्सनस। आप रिबेट किसको देंगे? यू विल प्रोवाइड रिबेट टू the employees both in the old regime and in the new regime where the total taxable income is 5 lakh rupees। अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपीज़ तो इस पर टैक्स कितना बनेगा? 12,500। तो इस पर रिबेट भी इतना ही मिलेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो 12,500 से कम बनेगा, तो उस पर रिबेट भी उतना ही आएगा एंड द टोटल टैक्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो द रिबेट ऑफ 12,500 और द अमाउंट अराइव्ड इज गिवन इफ द टोटल टैक्सेबल इनकम इज़ 5 लाख रुपीज़। इसके बाद रिबेट के बाद जो आपका अमाउंट आता है टैक्स का, दैट अमाउंट इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय
सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल। हम फिलहाल सरचार्ज की बात नहीं करेंगे, बट दैट अमाउंट इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय द हेल्थ एंड एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, जो आपके हेल्थ एंड एजुकेशन अलाउंस है वो है 4% ऑफ द इनकम टैक्स कैलकुलेट। जो आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया उस पर हम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन अलाउंस ऐड करेंगे। ठीक है, द फिगर अराइव्ड इज़ द टोटल टैक्सेबल इनकम। सो जो आपकी फिगर आएगी वो टोटल टैक्सेबल इनकम है। अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस मंथ्स में कुछ पे किया है तो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस बार सैलरी पे आपको कितना डिडक्ट करना है वो फिगर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन द स्टेप वाइज कैलकुलेशन। पहले आप इनकम देखेंगे फ्रॉम सैलरी, हम सैलरी की बात करेंगे तो उससे हम एग्जम्पशंस निकालेंगे, लाइक द exemption in respect of HRA. Then we have the exemption deduction, like the standard deduction. We have deductions in respect of interest paid on the home loan. Then we can add income from the other sources. It becomes the gross total income. उसके बाद हम डिडक्शन करेंगे अंडर चैप्टर 6A, तो जो हमारी फिगर आएगी दैट इज़ द टोटल टैक्सेबल इनकम और द टोटल इनकम। तो इसके ऊपर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे एज पर द, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ प्रीवियस टैक्स रजीम की। जो अमाउंट निकलेगा दैट इज़ द टैक्स पेएबल, इस पर हम रिबेट देंगे अगर अप्लीकेबल हो तो रिबेट ऑफ 12,500। तो जो हमारे पास अमाउंट आता है दैट इज़ द टोटल टैक्स आफ्टर रिबेट। इस पर हम 4% ऐड करेंगे, इस अमाउंट का 4% दैट इज़ द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। द टोटल अमाउंट अराइव्ड इज़ द टोटल टैक्स पेएबल। अगर आपने ऑलरेडी कुछ पे किया है वो माइनस कर देंगे, व्हाट इज़ टू बी पेड इज़ द टैक्स पेएबल नाउ। ऐसे हम न्यू रजीम की बात करेंगे, कंसेशनल रजीम, ऑप्शनल रजीम की बात करेंगे। वी हैव द इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें एग्जम्पशंस बिल्कुल कम हैं। ठीक है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। उसके बाद we will add income from other sources. उसके बाद we will have deduction if we have included the government share of NPS contribution in the gross. Usually we don't consider that in gross, so इसमें भी कोई deduction नहीं होगा. So the amount is the total taxable income. इस पे as per the rates of concessional tax regime हम tax calculate करेंगे. rebate भी वैसे ही देंगे जैसे previous regime में था if applicable, and उसके बाद we will add 4% of the health and education cess, and we will arrive at the figure that is the total tax payable. अगर आपने already कुछ पे किया है उसको minus करके जो हमारे पास फिगर आएगी दैट इज़ द टैक्स पेएबल नाउ. I hope I have cleared all the confusions regarding the income tax calculation for this financial year. Still, if you have any queries, you can log on to the website of Income Tax India. That is the www.incometaxindia.gov.in. Or agar if you need the booklet that I have recently written, you can mail me on sajadwani657@gmail.com. And thank you so much for watching this video.